दोस्तों, मैं प्रोफेसर एस.एन. सिंह आज आप लोगों के साथ लखनऊ में एक कोचिंग संस्थान में हुए अग्निकांड, जिसमें 15 नौनिहाल बच्चों का जो है अग्नि के से या कहें जो गैस के से मृत्यु हो गया है, उसकी चर्चा करूँगा। यह अकेला सा ही नहीं है, बल्कि अनेकों कोचिंग संस्थाएं हैं और देश में बहुत सारे व्यावसायिक हो शैक्षणिक गतिविधियां अनलॉफुली चल रहे हैं और उसमें तरह तरह की घटनाएं होते हैं। और लखनऊ यूपी की राजधानी में योगी जी के शासनकाल में और इस तरह की जो एक आवासीय जगह पर आवासीय मकान में व्यावसायिक रूपांतरण करके कोचिंग सहित कई व्यावसायिक काम वहाँ चल रहे थे। और उस मकान में बिल्डिंग में कहीं भी कोई भी फायर फाइटिंग की सुविधा नहीं थी। दरवाज़ा ऐसा था ऑटोमेटिक सिस्टम वाले में कि अपने आप वो जो आग लगने पर बंद हो जाते हैं, अब अंगूठा दिखाओ तब खुलते हैं। तो वैसी स्थिति में दरवाज़ा भी बंद हो गए। और बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो एसी लगे हुए थे, बिजली के थे, जिससे कि एसी में किस तरह का कोई विस्फोट हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, आग पकड़ लिया, धुआं फैल गया, कमरे बंद हो गए और उसमें का बिल्डिंग में से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। एक ही गेट था जिसमें लोग अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं। वो मकान 3 तरफ से बढ़ गए थे। सेटबैक में भी मकान में जो है कोई जगह नहीं छोड़ा गया था, जो होता कि आदमी लड़के उधर से भाग जाते। और 6 मंजिला इमारत था, जिसके ऊपर के दरवाजे में भी अंदर से कुंडी लगा हुआ था, तो कोई बात ही, लोग खोल के ऊपर चले जाते, बचाव कर लेते, धुएं से बच जाते, जान बच जाती। तो वहाँ भी लॉक किया हुआ था, ताला लगे हुए थे। लड़के फर्स्ट मंजिल से भाग के सेकंड मंजिल, थर्ड मंजिल ऊपर तक गए, वहाँ भी बंद पाए और वो आपस में वहीं लोग रह गए। कुछ बाथरूम में बंद हुए, वहाँ भी धुएं से मत हुई। कुछ 4-5 बच्चे जो है बिजली के तार के पोल के द्वारा नीचे उतर गए। कुछ एक आदमी जो है गिर कर के भी अपनी कमर की हड्डी को तोड़ लिया, पाँव को तोड़ लिया। लेकिन इस तरीके की घटना हुई और सरकार को राजधानी में सूचित करने के बाद भी जो फायर ब्रिगेड की टीम जो है और पुलिस वाले भी काफ़ी देर से कहें तो ये इसे कहें कि प्रशासनिक लापरवाही तो है ही। और सीएम जो वहाँ जाकर के, डिप्टी सीएम भी गए रक्षा और जाकर के लोगों को आश्वासन दिया कि सरकार जो इस पर कार्रवाई करेगी और जो लोग बड़े लोग से बड़े हों उनको दंडित किया जाएगा। और इस तरह की बातें कई बार होते हैं कि कहीं भी घटना होती है, सरकार के प्रतिनिधि पहुंचते हैं, आश्वासन देते हैं, कड़ी कार्रवाई की बात करते हैं, कुछ लोग सस्पेंड होते हैं, कुछ लोग अरेस्ट होते हैं और बाद में सबके सुख छूट जाते हैं। विपदा तो ज़िंदगी भर का रोना तो उस परिवार के साथ रह जाता है जिसने अपने संतान को खोया, जो उसमें अपंग हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, जीवन कर की कुंठा ले लेते हैं। और इसका कारण उनकी गलती नहीं, उन लोगों की जो धन लोलुप लोग हैं, भवन में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करते और तरह तरह के व्यवसायिक काम करवा लेते, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करें। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों की जान के नहीं परवाह करते। और अपने जो देश की जो सभी देश में जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जिनको कि नियम की पालना करवाना होता है, वो नियम की पालना नहीं, नियम के नाम पर दोहन करना शुरू कर देते हैं। एक तो सरकारी नौकरी मिल गया, तनख्वाह तो लेते ही हैं, और अतिरिक्त क्या, जैसे मोदी जी ने कहते हैं मेरा क्या, तो मेरा क्या की खोज में वो नियम की परवाह नहीं करते। और जिस बिल्डिंग को जो आवासीय इलाका का आवासीय बिल्डिंग को कमर्शियल में बदल लिया गया, नियमानुसार नहीं बना हुआ था, उसे तोड़ने के लिए 2016 में ही आदेश जारी किया गया था। यूपी में रूल है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के रूल है 1993 से, उसमें है कि निर्माण यदि सही तरीके से नहीं हुआ, नियम की पालना नहीं हुआ है, नक्शे की पालना नहीं हुआ है, तो सरकार जो है उस बिल्डिंग को डिमोलिश कर सकती है। और डिमोलेशन की कार्रवाई के लिए उनको सूचित भी किया जाता है। जब उनका नक्शे के अनुरूप मकान निर्माण ही नहीं हुआ, तब उन पर लगा कि जो ये आरोप लगाया गया कि आपने निर्माण सहित जो है नियमानुसार नहीं किया है
और आपने जो बिल्डिंग है जो आवासीय क्षेत्र में है, आवासीय बिल्डिंग को कॉमर्शियल में किया तो कर लिया है, अतः आपके बिल्डिंग को तोड़ दिया जाता है। अब इस आदेश को जो यूपी के रूल में है कि 1 महीने के अंदर का तो अपील कर सकते हैं। हो सकता है मकान जो उनकी प्रॉपर्टी है उन्होंने अपील किया हो और तत्काल ही 2 महीने में उसको निरस्त करवा करके अपने बिल्डिंग को बचा लिया। अपने बिल्डिंग को तो बचा लिया, लेकिन उन्होंने नौजवान होनहारों के जीवन की जो ज़िंदगी के पल को कमकीन करने का जो है काम को जारी रखा और यह इस तरह की दुर्घटना हुई। इसके बाद सरकार ने पूरे यूपी में भी जहाँ जहाँ कोचिंग संस्थाएं चलती हैं वहाँ फायर फाइटिंग की सुविधा है या नहीं है, 2 दरवाजे हैं या नहीं है, और सेफ्टी के लिए क्या क्या मेजर्स निकल किए हैं, धुआं निकलने की व्यवस्था है या नहीं है, तरह तरह की जो उसकी जांच का आदेश दिया है। बहुत जगह जांच हुआ है। दूसरे राज्य में भी, जयपुर में भी इस तरह के जो जयपुर में कई कोचिंग संस्थानों को जांच किया गया और वहाँ ये सुविधा नहीं थी तो उनको बंद कर दिया गया है, तत्काल ताला लगा दिया गया है और ये कार्रवाई तो सरकार की है। अब ये जो बिल्डिंग वाले को पकड़ लिया गया है, क्या इनको सज़ा होगी? क्या बिल्डिंग पर जो चस्पा किया गया है कि 15 दिन में एक्ट के आधार पर वो जवाब दे, अन्यथा इसको तोड़ दिया जाएगा। 15 दिन के आधा बाद इसको तोड़ने का तो प्रोविज़न है वहाँ के एक्ट में, लेकिन अब कैसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कि जैसा कुछ मीडिया में खबर है कि जो बिल्डिंग के जो ओनर है एक इंजीनियरिंग कॉलेज के मालिक हैं, ये बहुत प्रभावशाली लोग हैं, पैसे वाले हैं, सभी राजनीतिक दलों को पैसे देते हैं, अधिकारियों को पैसे भरते हैं। तो जिसके पास समर्थ को नहीं दोष गोसाई जो तुलसीदास जी ने कही है, इनकी कोई दोष नहीं लगेगा, ये तो पैसे के बल पर बच जाएगा। त्राहिमाम तो उस परिवार के लिए है जिनकी कुकृत्य के लिए और प्रशासनिक अधिकारी के गलत काम के लिए इसको उनको जीवन भर भुगतना पड़ेगा। अब इस संबंध में चर्चा एक भी करनी की है, जो राजनीति शास्त्र के नियम के आधार पर देखें कि सभी बिल्डिंग हर देश के सभी राज्यों में केंद्र सरकार के बिल्डिंग बायलॉज है कंस्ट्रक्शन के, उसकी पालना होनी चाहिए। बड़े बिल्डिंग है यदि वो 15 मीटर से ऊंचे हैं तो फायर फाइटिंग की सुविधा हो। हालांकि लखनऊ वाली बिल्डिंग 15 मीटर की ऊंचाई पर नहीं था तो प्रोविजन से तो बचता है, फायर फाइटिंग की सुविधा नहीं थी तो होनी चाहिए। सेटबैक होनी चाहिए, लाइट आने की सुविधा होनी चाहिए कि सूरज की रोशनी सभी बिल्डिंग में जानी चाहिए, पर्यावरण के दृष्टिकोण से सुरक्षित होना चाहिए। मकान के मटेरियल में भी ऐसे केमिकल यूज़ नहीं हो जिससे कि हजार्डस हो, फायर की सबब बढ़ने की हो। ऐसे अनेक प्रोविजंस किए गए हैं, लेकिन इनको लागू कौन करता है? नक्शा पास करने तक तो रहता है। अब नक्शा पास करने के नियम में कर दिया कि आर्किटेक्चर ही नक्शा पास कर देते हैं और उसको जो उस विभाग में भेज दिया जाता है। जैसे लखनऊ प्राधिकरण में है, नोएडा का है, ग्रेटर नोएडा का है, उनकी अथॉरिटी के पास रहते हैं, उनके सिग्नेचर आकर के मिल जाता है, नक्शा पास हो गया। और नक्शा पास वाले कहते हैं कि जो आप तो नक्शे के आधार पर मकान का निर्माण कर लो, बाद में थोड़ा बहुत चेंज करना हो आप कर सकते हो, उसमें कोई नहीं, लेकिन नक्शे के अनुरूप बनाओ। तो यही होता है, एक बार बना लेते हैं उसके बाद लोग अपने मनमाफिक चेंज कर लेते हैं, नियमों की अवहेलना करते हैं और मकानों का यूज़ का पैटर्न भी लोग बदल लेते हैं। हालांकि सरकार से अनुमति नहीं होता है कि आवासीय भूखंड को कमर्शियल में बदल लिया जाए या आवासीय क्षेत्र में व्यवसायीकरण व्यवसाय करने का, लेकिन देश में बेकारी की समस्याएँ हैं, दुकानें वगैरह उपलब्ध नहीं है, तो लोगों ने प्रायः सभी शहरों में आवासीय क्षेत्र में भी छोटे मोटे काम कर लेते हैं। यहाँ तक कि मकान में तो जो है छोटा मोटा लघु उद्योग भी अपने बेसमेंट बना करके मकान में चला लेते हैं और इस तरह के गलत कृत्य होते रहते हैं। सरकार के पदाधिकारियों का, एडमिनिस्ट्रेशन वालों को भी ये जानकारी रहती है, आस पड़ोस वाले भी जानकारी देते हैं कि इनको ये गलत काम हो रहा है, इसको रुकवाया जाए। अब उनको जब एप्लीकेशन किसी से मिल जाता है गलत काम हो रहा है तो वहाँ पहुँचते हैं और उसको बंद नहीं करवाते हैं। वो एप्लीकेशन उनको दोहन का एक साधन हो जाता है, जा कर के उनसे भी वो अपने खुरपुजाए कुछ कमाई का जरिया ले लेते हैं और बार बार पहुंचते हैं, पैसे वसूलते रहते हैं और गलत काम जो जारी रहता है। तो सरकार को जो है कि जिस नियम के तहत नक्शे पास हुए हैं, जो टाउन प्लानिंग के आधार पर जो सरकारी कॉलोनियाँ हैं तो उनमें तो इसकी पालन करवावें, लेकिन स्थिति है कि सरकारी कॉलोनियाँ भी आप कई जगह तो ऐसी हस्ती हैं कि कंजर बस्ती के तरह बनते जा रहे हैं। मनमाफिक लोग सेटबैक नहीं छोड़ते हैं, सामने रोड पर भी बना लेते हैं, कार पार्किंग बना लेते हैं, गार्डन बना, तरह तरह से उसका उपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं और सरकार के जो मुख्य अधिकारी बने रहते हैं।
दिखावटी के लिए तो सरकार ने तो अभी बहुत किया है। सभी राज्यों में मुख्यमंत्री का पोर्टल बना दिया गया है। इस तरह का कोई कंप्लेंट हो तो 181 नंबर पर आप कंप्लेंट कीजिए। कंप्लेंट करने पर मैं भी जानने के लिए एक बार कंप्लेंट किया तो कंप्लेंट को उन्होंने दर्ज भी कर लिया, मुझे नंबर भी दिया कि अमुक संस्था में आपका एक कंप्लेंट है और उस पर आपकी कार्रवाई होगा। अधिकारी से बात भी हुआ कि हाँ कार्रवाई हो रहा है। बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा सूचित किया गया आपने जो कंप्लेंट किया था उस पर कार्रवाई हो गया। अरे पता किया था मैंने, कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये लोग तो सीएम हो या पीएम हो, यदि आप कोई कंप्लेंट जाता भी है तो अपने हिसाब से जवाब बना करके भेज देते, कोई कार्रवाई करते नहीं हैं। अब जिस तरीके से यदि व्यवस्था हो, लाल फीताशाही हो, नौकरशाही में लोग हो, अब डिजिटलाइजेशन कीजिए, कंप्लेंट की सुविधा कीजिए, कुछ भी कीजिए, जो काम करने वाले नहीं होते काम करते नहीं हैं। और यदि कंप्लेंट होते हैं जो गलत काम करने वाले ज़्यादातर बड़े रसूखदार लोग होते हैं, किसी न किसी राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, पैसे वाले होते हैं, सबको पैसे खिलाने वाले होते हैं और सामाजिक रूप से भी गलत कमाते हैं, गलत खर्च भी करते हैं तो सशक्त भी होते हैं। तो ऐसे लोग जो है किसी भी बनी बनाई व्यवस्था को बिगाड़ते हैं और जितने भी अच्छे नियम हैं, कानून है, उस कानून की किस तरीके से अवहेलना किया जाए, उसमें से कैसे कमी निकाल लिया जाए और उस पर वो अपना काम कर लेते हैं। कहीं भी वो पकड़े जाते हैं, कार्रवाई होती है तो जज न्यायालय वाले भी बैठे रहते हैं मदद करने के लिए, उनकी बचाव कर लेते हैं, अच्छे वकील भी बैठे रहते हैं, कर देते हैं। अब कई जगह तो इस तरह की अवैध बस्तियों को, पुराने जर्जर मकान के लिए यदि अथॉरिटी वाले, शहर वाले आदेश जारी करते हैं तो वकील साहब सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से आदेश जारी करवा देते हैं कि नहीं, इस मकान को नहीं तोड़ना चाहिए। अब बाद में वो जर्जर मकान टूटते हैं, 10-20 लोग मरते हैं तो फिर हाहाकार होता है। अब ये दोष किसको, अधिकारी को दें, वकील को दें, जज साहब को दें, जिसको सरकार के आदेश को भी अवहेलना, जो तोड़ने की कार्रवाई, डिमोलिशन की कार्रवाई, ये सबको रुकवा देते हैं। तो इस तरह से भारत में इस जो व्यवस्था में जो है न्यायपालिका, अधिकारी, वकील, एक करप्ट इंजीनियर, ऑफिशियल जो मिले हुए हैं, तो ऐसे कामों को, अवैध निर्माण को जोड़ देते हैं, अवैध गतिविधियों को जोड़ देते हैं और काम होते हैं। जैसे कोचिंग संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, लोग नहीं चलाते हैं। आप हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, नहीं होते हैं, कई लोग नहीं कराते हैं, पैसे के बल पर जो बाद में अपने इसको चलाते हैं और किसी की सुनवाई नहीं करते हैं। तो मोदी जी इस पर तो कार्रवाई तो देश में कई जगह रोक की व्यवस्था हुई, लेकिन तब पूर्णतः रुका नहीं है। भले ही उच्च स्तर पर मोदी जी, योगी जी की कार्रवाई से भ्रष्टाचार रुका, लेकिन नीचे स्तर पर जो है भ्रष्टाचार व्याप्त है। देने वाले भी हैं, लेने वाले हैं और वो गलत काम करके इस तरह की परंपराएं बांध रहे हैं जिससे कि दूसरे लोगों की जीवन की जो है खतरा होता है। अब देखना ये है कि जो योगी जी इस जो इंजीनियरिंग कॉलेज के मालिक की बिल्डिंग है जिसमें ये 3 लोगों की मौत हुई है, तो उस पर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। या जिस तरह से दिल्ली में हुआ था उपहार वाले सिनेमा हॉल का, उस हॉल में मैं जब जेएनयू में पढ़ता था तो मैं भी कई बार रात के शो में देख करके आता था। काफ़ी लोगों की मौत हुई, या बरसों तक ये अदालत में मामला चलता रहा और कुछ भी नहीं जो हुआ। तो ऐसी स्थिति नहीं हुआ। 40 साल 30 साल के बाद यदि किसी को जेल हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो कोई अंतर नहीं पड़ता। अब इसमें जो मालिक हैं, बड़े प्रभावशाली मालिक हैं, तो उन पर कार्रवाई कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ये तो योगी जी की जो है परीक्षा है। और यदि कुछ पर कार्रवाई होगा, उस अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी जो निरस्त कर दिया गया था, डिमोलिशन के आदेश की जिसने जो है हटा दिया और उस बिल्डिंग को चलाए रखने की अनुमति दिया, तो उस पर भी यदि बुलडोजर योगी जी चला दें तब ये अधिकारियों में भय, घुसखोरों में भय प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं तो घुसखोर सब तो पैसा जमा करते हैं, केस होता है, सीबीआई अरेस्ट करती है, सस्पेंड होते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी कहीं डिमोलिश नहीं किया जाता है, उनको प्रॉपर्टी छीनी नहीं जाती है। इस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है समाज में और ये भ्रष्टाचार की वजह से काफ़ी जो है, इसमें तो नौनिहाल भी मरे, कुछ बेजुबान जानवर भी मरे हैं। और तो बचाना हो तो योगी जी को इस पर सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि आगे भी इसका उदाहरण बने। ईश्वर उन बच्चों की आत्मा को शांति दें और उस परिवार को भी बर्दाश्त करने की शक्ति दें। नमस्ते भाइयों।